हेलो फ्रेंड्स। सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं लेक्चर 9 का पार्ट 3 जिसमें हम पढ़ रहे हैं फंक्शंस इन सी लैंग्वेज। हमने अपने पिछले वीडियोस में फंक्शंस क्या है ये तो समझा ही था। हमने फंक्शंस डिफाइन करने के 4 वेज में से पहला टेक्स नथिंग रिटर्न्स नथिंग का एक एग्जाम्पल भी देखा था। इसी तरीके से हम एक और एग्जाम्पल आज करने वाले हैं, टेक्स समथिंग रिटर्न्स नथिंग। यानी इस बार हम देखेंगे टेक समथिंग कैसे होता है। तो ये देखते हैं इसके लिए वही एग्जाम्पल जो हमने बनाया था इससे पिछले वीडियो में, टेक्स नथिंग रिटर्न्स नथिंग का। अब मैं इसी को चेंज करूंगा, इसी में मॉडिफिकेशन करूंगा, इसको कर दूंगा टेक समथिंग। देखिए मैंने आपको बताया था कि टेक्स का मतलब फंक्शन कुछ आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है या नहीं ले रहा। जैसे अब ये ऐड फंक्शन है, आप ऐसे सोचिए, मेन अलग फंक्शन है, ऐड अलग फंक्शन है। जो कुछ यहाँ लिखा है ये मेन फंक्शन की ज़िंदगी में होने वाली स्टेप्स हैं। जब मेन फंक्शन चलेगा तो सबसे पहले वो क्लियर स्क्रीन को कॉल करेगा और उसके बाद वो ऐड को कॉल करेगा। हर फंक्शन की अपनी मेमोरी होती है, अपना ब्लॉक होता है। तो जो वेरिएबल्स किसी फंक्शन में बनते हैं वो दूसरे फंक्शन से एक्सेसिबल नहीं होते। यानी अगर मैं कोई वेरिएबल मेन में बना दूँ, उसको ऐड फंक्शन एक्सेस नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए मैंने दो वेरिएबल्स बनाए, एक बना लेता हूँ x, एक बना लेता हूँ y, और लेट अस सपोज कि मैं यूज़र से कुछ वैल्यूज़ भी इनपुट कराता हूँ। मैंने लिखा प्रिंट एफ एंटर 2 नंबर्स, और यूज़र से दो वैल्यूज़ एंटर करा ली, स्कैन एफ %d एड्रेस ऑफ x एड्रेस ऑफ y। आप समझ सकते हैं कि इस लाइन से क्या हुआ, दो नंबर्स यूजर ने एंटर करे जो x और y में चले गए। अब ये x और y वेरिएबल मेन फंक्शन के वेरिएबल्स हैं। मेन फंक्शन के अंदर मैंने इनका डिक्लेरेशन किया है, तो केवल मेन फंक्शन के अंदर ही ये x और y वेरिएबल यूज हो सकते हैं। जो भी नंबर यूजर ने एंटर किया हुआ है केवल मेन फंक्शन उसे यूज करेगा। अच्छा, ये डिक्लेरेशन जो हमने लास्ट सेक्शन पढ़ा था, अभी इसको मैं हटा रहा हूँ, इसको हम दोबारा करेंगे। नंबर्स x और y में है, स्क्रीन क्लियर हो चुकी है। स्क्रीन क्लियर भी मैं ऊपर लिख दूं, प्रिंट एफ के पहले लिख सकते हैं। ओके, यहाँ लिख देता हूँ CLR राइट। अब मैं ये चाहता हूँ कि ऐड फंक्शन को कॉल करूँ और ऐड फंक्शन दो नंबर्स को ऐड करे, पर कौन से दो नंबर, जो x और y में रखे। देखिए आप इस बात को बहुत अच्छे से समझिए, मेन फंक्शन के अंदर है x और y, ऐड एक अलग फंक्शन है, और आप ऐड फंक्शन को कॉल कर रहे हो इस उम्मीद में कि वो आपके x और y वेरिएबल में रखे डेटा को ऐड कर ले। और अभी मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि ऐड फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसमें मैं x और y का इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये सोचकर कि मेन में बने x और y यूज हो जाएंगे। तो अगर मैं सोचूं कि यहाँ पर मैं x प्लस y कर दूंगा तो मेन में बने वेरिएबल्स x और y का डेटा ऐड हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कोई भी फंक्शन सिर्फ उन्हीं वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है जो उसकी बॉडी में बने हों, दूसरे फंक्शंस के वेरिएबल्स को एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन हम चाहते हैं कि मेन फंक्शन में बने वेरिएबल x और y का डेटा ही ऐड हो। तो ऐड फंक्शन कैसे x और y की वैल्यूज को ऐड कर सकता है। तो इस बात को समझिए कि हमें यानी ऐड फंक्शन को x और y की जरूरत नहीं है, x और y में रखी वैल्यूज की जरूरत है, राइट। x और y तो वेरिएबल है, उनके अंदर कुछ वैल्यूज रखी हुई हैं। जैसे यूजर ने एंटर किया मान लीजिए 10 और 20, तो मुझे 10 और 20 से मतलब है x और y से नहीं, क्योंकि मुझे ऐड तो 10 20 को करना है। तो अगर ऐड फंक्शन x और y को एक्सेस नहीं कर पा रहा तो क्या प्रॉब्लम है, 10 और 20 को एक्सेस कर ले, पर कैसे करेगा, वो डेटा तो x और y में रखा है। तो उसका तरीका ये है कि आप जब ऐड फंक्शन कॉल कर रहे हैं उसके पैरेंथेसिस में लिख दीजिए x, y। ओके, ये क्या हुआ, जैसे ही फंक्शन कॉल होता है कंट्रोल इस लाइन से सीधे कहां चला जाता है, जहां फंक्शन डिफाइन हुआ है, और ये फंक्शन की कोडिंग चलना स्टार्ट हो जाती है। तो अगर मैंने कॉल करते वक्त पैरेंथेसिस में कुछ लिखा है तो डिफाइन करते वक्त भी पैरेंथेसिस में कुछ लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ता है डिफाइन करते वक्त पैरेंथेसिस में, वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन। जब आप
फंक्शन को डिफाइन करते हैं और पैरेंथेसिस में कुछ लिखना चाहते हैं तो वो हमेशा वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन होगा। और याद रखिए इसको इंट a कॉमा बी नहीं लिख सकते, जितने वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन करेंगे हर एक के साथ अलग अलग डेटा टाइप लगाया जाएगा। ये a और b वेरिएबल आपने डिक्लेयर करे, जबकि यहाँ x और y के पहले इंट नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि x और y तो ऑलरेडी हम डिक्लेयर कर चुके हैं ना, ये तो बन चुके हैं, इनमें वैल्यूज भी यूजर ने एंटर करवा दी है और उसके बाद ये x और y यहाँ लिखे हैं। तो x और y में तो कुछ डेटा रखा हुआ है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, ये ऐड फंक्शन कॉल करते वक्त हम x और y की वैल्यूज कर रहे हैं पास, जो कि a और b में हो जाएंगी कॉपी। इट्स लाइक x की वैल्यू असाइन कर दी किसमें, a में, y की वैल्यू असाइन कर दी किसमें, b में। तो x और y में अगर 10 20 था तो a और b में भी क्या आ गया, 10 और 20। पर ये a और b वेरिएबल ऐड फंक्शन में बने, राइट। तो मेन फंक्शन के वेरिएबल थे x और y, ऐड फंक्शन के वेरिएबल है a और b। x और y का डेटा कॉपी हो गया a और b, तो ये सप्लाई करने का तरीका है। तो एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के वेरिएबल को तो एक्सेस नहीं कर सकता, पर दूसरे फंक्शन के वेरिएबल की वैल्यूज ले सकता है। तो ये टेक समथिंग क्यों है, क्योंकि ऐड फंक्शन वैल्यूज टेक कर रहा है। अच्छा, अगर a और b आपने यहां डिक्लेयर कर दिए हैं तो फिर अंदर डिक्लेयर नहीं करेंगे, नहीं तो वो तो दो वेरिएबल आपने बना दिए सेम नेम के, ये तो पॉसिबल नहीं। हाँ, c आपने बना दिया। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये प्रिंटफ स्कैनफ क्यों लिखेंगे? जी नहीं, प्रिंटफ स्कैनफ नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे प्रिंटफ स्कैनफ? क्योंकि अब आपको यूजर से वैल्यूज लेने की जरूरत नहीं है। आपको जिन दो नंबर्स को ऐड करना है वो a और b में ऑलरेडी आ चुके हैं। कैसे आ गए? ये जो x और y का डेटा था ये कॉपी होके किस में आ चुका है, a और b में। x और y में अगर 10 20 था तो a और b में आ चुका है 10 20। आपको ये 10 और 20 को ऐड करना है, यानी जो a और b में आ गया है उसको ऐड करना है। तो जब आप फंक्शन डिफाइन कर रहे हो तो ये बात तय मानो कि अगर आपने पैरेंथेसिस के अंदर वेरिएबल्स डिक्लेयर करे हैं तो उनमें वैल्यू आने वाली है। जब ऐड फंक्शन को कोई कॉल करेगा तो वो वैल्यू भेजेगा, वो वैल्यूज a और b में आ जाएंगी। अब जब वैल्यूज a और b में आ गई हैं तो इनको ऐड करिए। यूजर से नई वैल्यूज अलग से मांगने, तो ये तो लॉजिकली गलत हुआ। तो प्रिंटफ स्कैनफ हम नहीं लगाएंगे। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि प्रिंटफ स्कैनफ कब नहीं लगेगा, यानी जब टेक समथिंग हो रहा है तो डेटा लेने के लिए तो हमें प्रिंटफ स्कैनफ की अब जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ये a और b में जो डेटा रखा हुआ है इसको ऐड करेंगे। देखिए, आप x और y तो नहीं लिख सकते, लेकिन x और y का डेटा a और b में आ चुका है, तो a और b उन्हीं वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेंगे जो x और y में रखी थी। इसका हमने सम किया, c में रिजल्ट आया, c की वैल्यू प्रिंट करा दी, हमारा प्रोग्राम फिनिश हो गया। अब इस तरह के किसी फंक्शन को अगर आप डिक्लेयर करना चाहते हैं तो डिक्लेयर करने का तरीका क्या होगा? तरीका होगा void add int कॉमा इंट। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि डिक्लेरेशन में हम क्या लिखते हैं। डिक्लेरेशन में हम सबसे पहले फंक्शन का रिटर्न टाइप लिखते हैं जो अभी भी वॉइड है, क्योंकि रिटर्न्स नथिंग है। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, वो उनसे जब पूछो टेक समथिंग का क्या मतलब है तो वो कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें इस चीज को देखना है या इस चीज को देखना है। तो ध्यान रखिए, टेक्स का मतलब ये पैरेंथेसिस में लिखी बात से समझ में आएगा, और रिटर्न्स का मतलब ये जो नाम के पहले लिखा है इससे समझ में आएगा। तो रिटर्न्स नथिंग है इसलिए वॉइड लिखा हुआ है, और टेक समथिंग इसलिए पैरेंथेसिस में कुछ लिखा हुआ है। पर पैरेंथेसिस में हमने लिखा है 2 बार इंट। इसका मतलब हम फंक्शन को डिक्लेयर करते वक्त कंपाइलर को ये बता रहे हैं कि जब भी ऐड फंक्शन कॉल होगा उसमें 2 इंट टाइप की वैल्यू लिखी जाएंगी, और इसीलिए जब आप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो उसके अंदर आपने 2 इंट टाइप की वैल्यूज लिखी हैं x, y। ना आप ज्यादा लिख सकते हैं ना आप कम लिख सकते हैं। जैसा आपने डिक्लेरेशन करते वक्त वादा किया है वैसा ही वादा आपको कॉल करते वक्त निभाना पड़ेगा। और ऑब्वियस ही बात है कि ऐड फंक्शन को जब बनाया होगा तो भी हमने इस वादे को निभाया होगा, इसमें भी 2 ही वैल्यूज लिखी होंगी। अच्छा, ये जो ऐड फंक्शन है इसके अंदर जो a और b वेरिएबल्स बनाए गए हैं इनको बोलते हैं फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। क्या बोलते हैं? फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। एंड जब फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो x और y को हम बोलेंगे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। बेसिकली आर्ग्यूमेंट्स बोले या पैरामीटर बोले तो हम बात कर रहे हैं उसकी जो पैरेंथेसिस में लिखा हुआ है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, कोई भी फंक्शन डिफाइन करते वक्त यदि आप उसे टेक्स समथिंग नेचर का बनाना चाहते हैं जैसा कि ये बनाया है,
तो अक्सर स्टूडेंट का डाउट ये रहता है कि पैरेंथेसिस के अंदर कितने वेरिएबल बनाने हैं, ये हमें समझ में नहीं आ रहा। देखिए बहुत सिंपल है, कोई भी फंक्शन को अपना काम करने के लिए कितनी वैल्यूज की जरूरत है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कितने वेरिएबल्स की जरूरत है। जैसे 2 नंबर को ऐड करने के काम के लिए हमें 3 वेरिएबल्स की जरूरत है, पर मुझे 3 वेरिएबल नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कि कितनी वैल्यूज की जरूरत है। अल्टीमेटली आपको 2 नंबर को ऐड करने के लिए 2 नंबर्स चाहिए, डेटा कितना चाहिए, 2। तो इसलिए आप 2 वेरिएबल्स बना रहे हैं पैरेंथेसिस में, क्योंकि ये 2 वेरिएबल्स में वैल्यूज आएंगी। अब कहां से आएंगी, तो जब फंक्शन कॉल करेंगे तो वहां से वैल्यू पास की जाएगी। तो ये जो फंक्शन कॉल है, हम इसको बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको, कॉल बाय वैल्यू। क्यों बोलते हैं, इसका मतलब है फंक्शन कॉल, ये फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ऐड फंक्शन को, फंक्शन कॉल बाय पासिंग वैल्यूज। तो x और y पास नहीं हो रहे हैं, x और y की वैल्यूज पास हो रही हैं। पास हो रही है तो किस में जा रही है, a और b में जा रही है, इसलिए 2 वैल्यू पास कर रहे हो तो 2 वेरिएबल यहां होने चाहिए। फंक्शन जैसा डिफाइन होगा आप तो उसको वैसा ही कॉल कर सकते हो। तो क्लियर स्क्रीन फंक्शन को जब आप कॉल करते हो तो पैरेंथेसिस खाली रखते हो, क्योंकि डिफाइन करने वाले ने पैरेंथेसिस खाली रखे थे, तो वो टेक्स नथिंग था, इसलिए कॉल करते वक्त आप कुछ नहीं लिख सकते। प्रिंटफ फंक्शन है तो उसको कॉल करते वक्त आप पैरेंथेसिस में कुछ लिखते हो, क्योंकि उसको डिफाइन करने वाले ने उसे ऐसा ही बनाया होगा, उसमें टेक समथिंग नेचर का बनाया होगा, इसलिए तो आपको कुछ पास करना पड़ता है। तो ये हमारा एक एग्जांपल तैयार हो गया है टेक्स समथिंग रिटर्न्स नथिंग का। आइए देखते हैं इससे जुड़े कुछ और रूल्स। जैसे आपने अगर मेन फंक्शन में x और y नाम के वेरिएबल बनाए हैं, तो क्या ऐड फंक्शन में भी वेरिएबल का नाम x और y रखा जा सकता है? बिल्कुल रखा जा सकता है, कोई गलती नहीं है, लेकिन इससे आपको कंफ्यूजन हो सकता है आपको ऐसा लगे कि ये x और y और मेन में बने x और y सेम है, पर ऐसा नहीं है। मेन फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल्स बने हैं वो अलग हैं, ऐड फंक्शन में जो बने हैं वो अलग हैं, दोनों को मेमोरी अलग अलग मिलेगी। आपने दोनों के नाम सेम रख दिए, आप कंफ्यूज हो सकते हो, कंपाइलर कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि कंपाइलर की नजर में जब ऐड फंक्शन का कोड चल रहा है तो वो जो इस x और y को एक्सेस कर रहे हैं वो x और y ऐड फंक्शन के हैं, और जब मेन के अंदर x और y को एक्सेस कर रहे हैं तो वो मेन फंक्शन के x और y। तो ये कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम नाम सेम रख सकते हैं। कई बार प्रोग्रामर्स इंटेंशनली भी ऐसा करते हैं, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से देख लीजिए। बिगनर हैं तो अभी मैं अवॉइड करूंगा कि आप ना लिखें तो ज़्यादा अच्छा है सेम, क्योंकि सेम लिखने से आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो आप अलग अलग नाम लिखें, वो ज़्यादा बेटर होगा। चलिए एक और बात को समझते हैं, फंक्शन को डिक्लेयर करने के भी 2 तरीके हैं, यानी 2 जगह पर हम डिक्लेयर कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैंने फंक्शन को कहाँ डिक्लेयर किया है, कौन से, ऐड फंक्शन को। ऐड फंक्शन को मैंने डिक्लेयर किया है इस लाइन में, ये डिक्लेरेशन है। अब ऐड फंक्शन जो है उसको मेन कॉल कर रहा है, इसलिए उसका डिक्लेरेशन मैंने मेन के अंदर किया, यानी जिस शब्द का इस्तेमाल जहां हो रहा है वहीं डिक्लेयर कर। लेकिन आप चाहें तो इस डिक्लेरेशन स्टेटमेंट को मेन के पहले भी लिख सकते हैं, यानी void add int कॉमा int। ओके, क्या फर्क है, जब आपने अंदर डिक्लेयर किया था तो केवल मेन फंक्शन को अधिकार था कि वो ऐड शब्द का इस्तेमाल करे, लेकिन जैसे ही आपने इसको बाहर डिक्लेयर कर दिया, अब ऐड फंक्शन को इस प्रोग्राम के अंदर मौजूद कोई भी फंक्शन इस्तेमाल कर सकता है। यानी अभी तो प्रोग्राम में ज़्यादा फंक्शन हमने बनाए नहीं, लेकिन बहुत सारे फंक्शंस अगर बने होते तो ऐड को कोई भी कॉल कर पाता। तो इसको बोलते हैं ग्लोबल डिक्लेरेशन। फंक्शन की बॉडी के अंदर डिक्लेयर करोगे तो उसका स्कोप केवल फंक्शन के अंदर तक रहेगा, तो लोकल डिक्लेरेशन कहलाता है। लेकिन जब बाहर डिक्लेयर कर रहे हैं तो ये ग्लोबल डिक्लेरेशन कहलाता है, सभी के लिए डिक्लेयर हो गया है, पूरे प्रोग्राम में कोई भी फंक्शन इस ऐड फंक्शन का इस्तेमाल कर सकता है। तो आई होप आपको ये टेक समथिंग रिटर्न्स नथिंग का मीनिंग समझ में आ गया होगा। यदि आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट आते हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। आप इस तरह के काफ़ी सारे एग्जांपल्स बनाने की कोशिश कीजिए, जैसे मैंने ऐड फंक्शन बनाया, आप दूसरे बनाइए, एरिया बनाइए, सिंपल इंटरेस्ट का बना लीजिए, परसेंटेज निकालने का बना लीजिए, एवरेज निकालने का बना लीजिए। इस तरह से कई सारे फंक्शंस आप बना के ट्राई कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि ये वीडियो बहुत अच्छा है तो आप इसको अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करें, इसको लाइक करें यदि आपको पसंद आया हो तो, और यदि आपको कुछ क्वेरीज हैं तो आप कमेंट्स के ज़रिए इसमें पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई भी करूँगा। और
इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको और भी वीडियोस की अपडेट्स लगातार मिलती रहती हैं। थैंक यू।